गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं अपन। नारू रोग का रोगजनक है। तो नारू रोग ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि के कारण होता है। तो यहाँ आएगा क्षय कृमि। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति है उसका रक्तचाप 120/80 mm पारे के दाब पर होता है। तो इसका उत्तर होगा क। हाँ, अगर व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 से कम हो तो उसे कहेंगे निम्न रक्तचाप, और अगर व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 से अधिक हो तो उसे कहेंगे अपन उच्च रक्तचाप, और स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होगा 120/80। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। तंबाकू किस कुल का पादप है। तंबाकू किस कुल का पादप है। तंबाकू के कुल का नाम है सोलेनेसी। तो यहाँ उत्तर आएगा ग। चौथा प्रश्न है, मदिरा का मुख्य घटक है। मदिरा यानी शराब। शराब में मुख्य रूप से एथिल एल्कोहल पाया जाता है, जिसका सूत्र है C2H5OH, या इसको CH3CH2OH भी कहते हैं, और इसका IPAC नाम एथेनॉल होता है। तो यहाँ आएगा क C2H5OH। चौथा प्रश्न लेते हैं हम। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। तो यहाँ आएगा उत्तर घ घेंगा। रतौंधी रोग है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है, और इनके लक्षण भी आप लोगों को याद करने हैं। रतौंधी रोग में व्यक्ति को रात को बहुत कम दिखाई देता है, या व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता। रिकेट्स रोग है, इसमें व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं, और बांझपन में व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं कर पाता। आगे दे रखे हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इनमें लेते हैं हम छठवां प्रश्न। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। तो पेपेवर है, यह अफीम का वंश है। सोमनिफेरम अफीम की जाति है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न दे रखा है, वसीय यकृत रोग का कारण है। वसीय यकृत रोग अधिक शराब के सेवन से होता है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि मदिरा के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। यदि व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करेगा तो वसीय यकृत रोग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तंबाकू, इसमें निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टेबेकम होता है। तो निकोटियाना से आप याद कर सकते हो निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है। तो रक्तचाप, या इसे रक्तदाब भी कहते हैं, इसको रक्तचाप मापी, या यूँ कह सकते हो रक्तदाब मापी, या कह सकते हो स्फाइग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। स्फाइग्नोमैनोमीटर या रक्तचाप है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम, तो रक्तचाप के मापी शब्द लगा देना, फिर रक्तचाप मापी से मापते हैं इनको। प्रश्न नंबर 10 है, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। नारू रोग दूषित जल के सेवन से होता है, और उस दूषित जल में ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि पाया जाता है। इस दूषित जल के सेवन से नारू रोग हो जाता है। नारू रोग के रोगजनक का क्या नाम हुआ, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। अगला प्रश्न लेते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। देखना, प्रश्न दिया है, संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है। तो इनको समझ लो, फिर हम इनके अनुसार कर देते हैं डिटेल इनमें। संतुलित भोजन वह भोजन है जिनमें शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जैसे पोषक तत्वों के साथ साथ आहारी रेशे व जल जैसे घटकों का होना आवश्यक है। और कुपोषण है, इसमें कुछ विपरीत अलग परिभाषा हो जाएगी कि जब लंबे समय तक
पोषक पदार्थों में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। अब मैं मेरी भाषा में आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। पहले संतुलित भोजन, आप यूँ कह सकते हो, वह भोजन जिसमें शरीर के अनुपात के अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। और कुपोषण जब लंबे समय तक व्यक्ति के शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। यह कुपोषण भी 3 प्रकार का बताया है मुख्य रूप से। एक विटामिन कुपोषण होता है, एक खनिज कुपोषण होता है और एक प्रोटीन कुपोषण होता है। विटामिन कुपोषण विटामिनों की कमी से होता है, खनिज कुपोषण खनिज तत्वों की कमी से होता है और प्रोटीन कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है। इनका आगे हम और विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 12। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक तो है क्वाशियोरकोर और दूसरा रोग है मेरेस्मस। प्रोटीन की कमी से ये होने वाले रोगों के मानव शरीर में निम्न प्रभाव पड़ते हैं। तो ये क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस रोग है, इनके क्या लक्षण हैं वो लक्षण दे रखे हैं। बच्चे का शरीर सूजकर फूल जाता है, उसे, ये पहला पॉइंट है। अगला दूसरा पॉइंट है, उसे भूख कम लगेगी। तीसरा है बच्चे का स्वभाव वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला पॉइंट है, त्वचा पीली शुष्क और काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। अगला पॉइंट, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है एवं अंदर धस जाती है। तो अगर छोटे बच्चे हैं उनमें ये सब लक्षण दिखाई दे, क्योंकि छोटे बच्चों को ही प्रोटीन कुपोषण रोग मुख्यतया होता है, तो उनको ये प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। उनको भूख कम लगेगी, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पर रोने लग जाएंगे, उनकी त्वचा पीली शुष्क और काली पड़ जाती है, फिर धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, उनका शरीर भी काफ़ी सूख जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उनकी आंखें अंदर धस जाती है और उनकी आंखों की चमक है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी कांतिहीन हो जाती है। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं अपन। पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? तो पीने योग्य जल है वो कौन सा होता है? पीने योग्य जल जिसका सेवन हम पीने में करते हैं वो पीने योग्य जल है। और यह जल कैसा होना चाहिए वो देखते हैं अपन। तो जल है उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, कि सूक्ष्म जीव अगर रहेंगे हानिकारक, वो शरीर में अनेक प्रकार की हानियाँ पहुँचाएंगे, हमें रोग ग्रसित कर देंगे। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। देखिए, संतुलित पीएच का जल ही होना चाहिए। उस जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो ताकि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और हमें ऊर्जा मिल सके। जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जल पारदर्शी होना चाहिए, कि जल वैसे रंगहीन ही होता है, रंगहीन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए हमें। तो पीने योग्य जल के ये गुण होने चाहिए। आगे लेते हैं हम प्रश्न नंबर 14। दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। दूषित जल है उसका यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, देखते हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव, पहला है, इधर दिया है वैसे एक साथ ही, यदि दूषित जल का उपयोग पीने के काम में लेते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी यदि हम दूषित जल का सेवन करेंगे। दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं ये पाए जाते हैं। इनसे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। गंदे पानी से वायरस संक्रमण भी होता है। वायरल संक्रमण से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है? हेपेटाइटिस, फ्लू है, कोलेरा है, टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होती है। पीलिया, ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वर्णक है उनके कारण उनकी अधिकता से हो जाती है। तो इन प्रकार की खतरनाक बीमारियां हो जाती है दूषित जल से। इसके साथ ही और बताया है, एक रोग है जिसे नारू रोग या बाला रोग कहते हैं, जो ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि के कारण होता है। पहले कभी राजस्थान में यह रोग एक गंभीर समस्या था। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है।
तो जल में मादा कृमि अंडे देगी और दूषित जल में वो अंडे रहेंगे और उन्हीं अंडों से फिर वो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि विकसित हो जाएगा। ऐसे दूषित जल के उपयोग से यह रोग है फैल जाता है। प्रश्न नंबर 15 लेते हैं अपन। 15 नंबर प्रश्न है, अफीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? अफीम का जो लेटेक्स बोलते हैं अपन, लेटेक्स तरल दूध है सफ़ेद रंग का, उसमें कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? अफीम का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर वंश है, सोमनीफेरम जाति है। अफीम, एक और प्रश्न आता है, अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रश्न है, अफीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? तो उत्तर देखना, अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। लगभग कितने? 30 प्रकार के एल्केलॉइड। इनमें मुख्य है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन। तो ये मुख्य रूप से यहाँ 5 दे रखे हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। 16 नंबर प्रश्न है वो लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है, तंबाकू से होने वाली हानियाँ लिखिए। तंबाकू से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं देखते हैं अपन। तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू, इसका वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टेबेकम होता है। तंबाकू का लोग विभिन्न रूप से उपयोग करते हैं, जैसे जर्दा है, गुटखा है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम या वैसे चबाकर या धुएं से कई रूप में इनको सेवन करते हैं। तो यह शरीर में, मुख में, गले में, श्वास की नली, फेफड़े, यहाँ तक इसका धुआं है ये जब जाता है तो जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर मुख में, जीभ में, गले और फेफड़े आदि में हो जाता है। आगे लेते हैं अपन। आगे लेते हैं अपन। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तंबाकू का सेवन करेंगी तो उनके गर्भ में जो भ्रूण है, शिशु का विकास हो रहा है, उसकी गति मंद पड़ जाएगी। तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। यह अपनी जो धमनियां हैं जिनसे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ये धमनियां शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। उन धमनियों का व्यास काफ़ी कम हो जाता है, यानी धमनियां काफ़ी मोटी हो जाती है, जिससे रक्त दाब व हृदय स्पंदन दर है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है? वातावरण में ऑक्सीजन है, यह अणु अवस्था में पाया जाता है, पर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वह परमाणु अवस्था में ही होगा, यानी O। जब कार्बन है उस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा कार्बन, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, यानी ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो यह गैस है एक विषैले पदार्थ के रूप में, यानी जहर के रूप में काम करती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कर देती है। आपको याद रखना है, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यदि हीमोग्लोबिन ही नष्ट हो गया, यानी लाल रुधिर कणिकाएं ही नष्ट हो गई, तो हीमोग्लोबिन भी नष्ट हो जाता है। इस स्थिति में लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगी, फलस्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण व लक्षण लिखिए। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है, यह अधिक गुटखे के सेवन से होता है। हाँ, इसमें क्या होता है देखना, क्या क्या लक्षण दे रखे हैं। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। अपने मुख का जबड़ा है, इसकी मांसपेशियां कठोर हो जाएंगी, जिससे जबड़ा अकड़ जाएगा और जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। मुंह में घाव या छाले व सूजन आ जाती है। अपना मुंह है, इसमें घाव, छाले और सूजन आ जाएंगी, जिससे अंत में फिर वो कैंसर रोग हो जाएगा, कैंसर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लगातार गुटखे के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? सबम्यूकस
फाइब्रोसिस के कारण ये होता है, तो अंत में कौन सा रोग बताओगे आप? कैंसर। गुटखे के सेवन से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है और यही सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है अंत में कैंसर में बदल जाता है। इस प्रकार उत्तर होगा। तो गुटखे के उपयोग से इस प्रकार का रोग होता है। तो निबंधात्मक प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।